औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमारी आज एपिसोड नंबर 10 और 16 नवंबर 2023। हमारे आज के जो सवाल हैं वो बुनियादी तौर पे जो हमारी कुछ वीडियोस पीछे आई हैं उनके लोगों के जो कमेंट्स थे उसके ऊपर पहले हम फोकस करेंगे। कुछ 2-3 वीडियोस ऐसी आई हैं जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद भी की हैं और उसके ऊपर कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिससे मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग शायद पूरी नहीं पहुंची, तो वो उन पे ऊपर साफ ज़रा जिन लोगों ने अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया उनका बहुत शुक्रिया। लोगों ने अपने साथ रिलेट भी किया, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं और मैं स्पेसिफ़िकली 2 वीडियोस का जिक्र कर रहा हूँ। एक तो वो जो 40 साल वाली वीडियो है वो अभी भी आप देखने लगी हुई है कि 40 की उम्र में क्या काम करने चाहिए 40 के बाद, और दूसरी हमारी एक पैसे के ऊपर जो कुछ वीडियोस आ रही हैं उसके ऊपर। तो पहले हम जो हमारी लाइफ स्पैन जिस पे मैंने ज़िक्र किया कि जी हमारी उम्र जो सी अगर 60 है, एक ही वीडियो है बुनियादी तौर पे वो, और 40 के बाद क्या तब्दीली आनी चाहिए, यानी कि आखिरी जब आपका अगर हम 60 साल की उम्र को कंसीडर करें, और ये 60 क्यों कंसीडर क्यों करें इसके बारे में भी मैंने जवाब दिया था। तो 20 और 20 और 20 3 हिस्से हो गए आपके। तो 40 के बाद जब आखिरी हिस्सा यानी कि 20 का शुरू हो जाता है तो उसमें लाइफ में क्या तब्दीली आनी चाहिए। तो ये 40 की अहमियत के ऊपर, अब ये जो मैंने बात की थी 40 की अहमियत के ऊपर, बुनियादी तौर पे आज मैं वो आपके सामने पूरी हदीस पर वहाँ रेफरेंस के रख देता हूँ। कुछ लोगों ने वो हदीस नहीं सुनी हुई थी, तो शायद उनके सवाल की वजह भी यही है कि उन्होंने वो हदीस नहीं सुना हुई थी। रसूल पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है, इनके 60 और 70 साल के दरमियान है। अब फिर वही बात है कि ये फिर एक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसमें थोड़ा सा एरर तो है, लेकिन उस एरर को हम इसलिए रिमूव करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 63 साल थी। एक एरर ये होता है कि ये शमसी साल है, ये कमरी साल है। अगर इस कमरी साल है तो वैसे ही वो बढ़ जाता है 60 साल के अंदर आते आते। आपको पता है इस्लामी जो साल है वो छोटा होता है तो वो बढ़ जाएगा। उस हदीस की बेस के ऊपर मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि 40 साल की उम्र क्यों अहम है। तो उसके ऊपर जो बुनियादी तौर पे रेफरेंस भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो ये जो हदीस है ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो उम्मत है उसकी उम्र 60 और 70 के दरमियान है, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 2331 नंबर। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे यूएसए और यूरोप की एग्जांपल्स दी, मलेशिया की एग्जांपल दी और कई मुल्कों की एग्जांपल दी कि देखें जी वहाँ पे तो एवरेज एज जौन सी है वो 70-80 पे पहुँच गई, 85 पे पहुँच गई। तो जैसे जैसे साइंस एडवांसमेंट कर रही है तो उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो आप ऐसी बातों में जो साइंस की बातें इसमें इस्लाम ना लेकर आएँ। तो मुझे बड़ी इस पर हैरत हुई, और हैरत होने की वजह जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे बात सा ये समझ नहीं आती कि हमारी रैशनल एबिलिटी को क्या हुआ, हम बात शायद सोचते नहीं हैं या सोचने का टाइम नहीं है, और हम जल्दी से रिस्पॉन्स कर देते हैं, जो भी हो पॉजिटिव हो, इम्पल्सिव जिसे आप बात करते हैं, इम्पल्सिव रिस्पॉन्स कर देते हैं। जो बात हमारे ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम के साथ टिच करती है वो फ़ौरन ही हम उसको एक्सेप्ट करके अच्छी बात कर देंगे, या अगर वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम सोचो विचार नहीं करते। या दूसरी बात ये हो सकती है कि हम दीन से शायद इतना दूर हो चुके हैं कि हम एक सेकंड नहीं लगाते, कोई दीन की बात आए नहीं तो उसको रिजेक्ट करने में या उसको उसके ऊपर कमेंट पास करने से हम बिल्कुल करने नहीं कतराते। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपका बिलीफ हो ना, और ये मेरी किताब आपको पता है रोड टू सक्सेस के अंदर भी मैंने बड़ा उस पर डिटेल में लिखा, बिलीफ क्या करते हैं। बिलीफ ये करते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीफ है तो आपको कोई चीज़ समझ ना भी आए तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका बिलीफ है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको दिमाग उसका लॉजिक भी दे देता है कि इसकी क्या वजह होगी। लेकिन अगर आपका किसी चीज़ पे बिलीफ नहीं है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको अगर आपको किसी दवाई पे किसी डॉक्टर पे भी बिलीफ नहीं है तो आपको उसके इलाज से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी आइडियालॉजी को नहीं मानते, फेथ को नहीं मानते, और आपका बिलीफ ही ये है
कि नहीं साइंस जौन सी है जी वो तो सुपीरियर है, तो फिर होगा ये कि आप उस चीज़ को आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। आपका दिमाग आपके नाक के नीचे हकाइक होने के बावजूद भी, आपकी आंखों के सामने होने के बावजूद भी आपको नज़र नहीं आएंगे। और कुरान पाक में बड़ी जगहों पे जिक्र है इस चीज़ का कि जो आँखें हैं और देखती नहीं और कान हैं और सुनते नहीं, वो शायद ऐसी ही वजह से कहा जाता है कि बाज़ अगर हमारा बिलीफ ही नहीं है तो हमें सच भी नज़र नहीं आता। तो शायद हमारी उम्मत की हालत यही है इस वक्त अब कि हम इस्लाम से इतनी दूर हो गए हैं कि हम इस्लाम को बिल्कुल ही साइड पे समझते हैं, और जो वेस्ट का एक एजेंडा था कि जी किसी तरीके से लोगों को रिवर्ट करके रिलीजन से हटा के, फेथ से हटा के साइंस के पीछे लगा दिया जाए, क्योंकि रिलीजन को तो वो कंट्रोल कर नहीं सकते, साइंस को अलबत्ता वो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लग गए हैं, इसलिए आज हम साइंस को सुपीरियर समझते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि साइंस है क्या, देखें साइंस की अगर आप डेफिनेशन विकीपीडिया में भी चले जाएं या आप गूगल पे जाके टाइप करें ना साइंस होती क्या है, तो वो ये कहते हैं कि जो साइंस ये एक स्टडी ऑफ नेचर है। आसान अल्फाज में इट्स अ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, या आप ये कह लें कि ये स्टडी ऑफ नेचर है। अब वो नेचर का वर्ड भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, खालिक को नहीं मानते, वो भी ज़रा कंफर्टेबल हों नेचर के साथ। कुदरत कह देते हैं उसको, अल्लाह नहीं कहते, क्योंकि आपको पता है एथिस्ट भी हैं जो कि अल्लाह को नहीं मानते, और फिर वो हैं हमारे जो कि भाई ये समझते हैं कि इंसान भी रिफाइंड फॉर्म है जानवरों की, यानी कि उसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जौन सी है वो चल पड़ती है। तो ये अगर फ़र्ज़ करें जी ये डेफिनेशन है कि इसका स्टडी ऑफ नेचर, अब स्टडी ऑफ नेचर कर कौन रहा है? स्टडी ऑफ नेचर इंसान कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर नेचर यानी कि नेचर अगर आप उसको खालिक कह लें या नेचर इज़ सुपीरियर, इन एनी केस आप उसको अल्लाह माने ना माने, लेकिन नेचर भी अगर आप कह लें तो दैट इज़ ऑब्वियसली एक फिनोमिना है जिसको आप नेचर कह रहे हैं। उस नेचर को इंसान स्टडी कर रहे हैं। अब आपको पता है इंसान तो इंसान है, यानी कि अगर आप ये कहते हैं साइंस गलती नहीं करती या साइंस सुपीरियर है, तो उसका उस बात का जवाब दे रहा हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो गलती नहीं कर सकता, तो ये तो एक अजीब सी बात हुई कि एक फिनोमिना है, उस फिनोमिना को स्टडी करने के लिए नीचे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें गलती का मार्जिन तो है। वो एम्पिरिकल एविडेंस ज़रूर कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद गलती का मार्जिन है। और आपको इस तरह की सैकड़ों थ्योरियाँ साइंस के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी, जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं या अपनी अर्लियर थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, वो नज़र आएंगी। दैट मीन्स कि ह्यूमन एरर जौन सी है वो हमेशा रहता है जब इंसान किसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करे जो फिक्स्ड है। नेचर इज़ फिक्स्ड, वो एक फिनोमिना है। अब आप उसको स्टडी करने की कोशिश करें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ ना कुछ इग्नोर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समझना बताते खुद कि साइंस अक्ल कुल है। साइंस अक्ल कुल नहीं हो सकती। ये साइंस तो आज तक एम्पिरिकली ये नहीं बता सकी कि कॉफ़ी आपकी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी है। हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद नई थ्योरी आ जाती है, कोई कहती है अच्छी है, कोई कहती है बुरी है, फिर 5 साल के बाद बदल देते हैं। खुराकों के बारे में भी यही हाल। अगर एम्पिरिकल एविडेंस क्या ये सब या एरर कह रहे हैं, या ह्यूमन एरर कह लें, या ह्यूमन बायसिस कह लें, तो इसमें कुछ भी वजह हो सकती है। तो ये समझना कि साइंस गलती नहीं करती, ये गलत है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हवाले से अगर आपको मैं बताऊं कि जो आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की है, आप देखें हम में से हर शख्स वो स्टडीज़ पढ़ता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, और हमें वो एक आम आदमी को समझ नहीं आती। वो ओए देखो फलाने मुल्क में एक्सपेक्टेंसी जो सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 साल होगी, 70 साल होगी, 80 साल होगी, 90 साल होगी। हम छलांगे मारते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या इस्तेमाल किया जाता है? हम में से कितने लोगों ने तहकीक की है कि अच्छा पहले मैं ये देखूं कि जिस फार्मूले से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं वो फार्मूला क्या है? तो अगर आप वो फार्मूला पढ़ लें तो आपको खुद हंसी आएगी
कि जो किताबों में लिखा हुआ है जिस फार्मूले की बेस के ऊपर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब ये आपको साइंस की लिमिटेशन नज़र आएगी। सुनिए ज़रा, दो फार्मूलाज हैं, एक को कहते हैं कोहॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फार्मूला। कोहॉर्ट कहते हैं ग्रुप को, एक ग्रुप की एक्सपेक्टेंसी। इस मेथड में एक साल में पैदा होने वाले बच्चे एक ख़ास ग्रुप के, एक शहर के, एक स्कूल के, एक कॉलेज के, उनको उठा लिया जाता है जो एक ही साल में पैदा होते हैं, और उसके बाद कई दहाइयाँ उनको स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि ये बच्चे जब जब मरते हैं तो इनकी एज क्या थी, उसकी बेस के ऊपर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कोहोर्ट की, यानी कि उस ग्रुप की बना दी जाती है कि 1975 में लाहौर शहर में पैदा होने वाले फलानी सोशल क्लास के बच्चे जिनको हमने स्टडी में शामिल किया, उनकी एवरेज एज ये थी। इसका मतलब है कि उस फार्मूले की बेस के ऊपर जो 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों के ऊपर आपने स्टडी किया, और अगर किया 60-70 साल स्टडी किया उन सारे बच्चों को और उनकी पैदाइश से लेके मरने तक, तो उस फार्मूले पे आपने पूरे के पूरे मुल्क की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल दी। दैट मे और मे नॉट बी राइट। तो ये उसकी लिमिटेशन आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपने 100, 200, 300, 1000, 500, 2000, 10,000 लोगों की बेस के ऊपर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के ऊपर आपने पूरे का पूरा एक फतवा जाए। तो इसका मतलब है, इसमें बताते खुद एक गलती की गुंजाइश है, और ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो जो कोहोर्ट है वो कोहोर्ट वाकई सैंपल सही था। मसलन एक शहर में रहने वाले को आपने कोहोर्ट को पकड़ लिया, उसकी लाइफ कंडीशन बहुत फ़र्क है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ की कंडीशन से जो खुले में रहते हैं उसकी लाइफ, अगर आपने शहर वाले को पकड़ भी लिया तो जो शहर के अंदर अंदरूनी शहर में रहने वाले और जो सबर्ब्स में रहने वाले उनकी लाइफ में बड़ा फ़र्क होगा। ये मैं आपको बुनियादी तौर पे सिर्फ समझाने के लिए, उस्ताद होके, बड़ा उम्र का होके अपने ये बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो टॉपिक है जिसको मैं अवॉइड करता हूँ। मैं बहस नहीं करने, मैं उस्ताद हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं इसलिए मैंने ये आज जहमत की है कि मैं आपको ये थोड़ी सी, मुझे थोड़ा सा अजीब भी बुरा भी लगा कि यार ये साइंस, क्या साइंस, मैं बूढ़ा हो गया साइंस के तमाशे देखता हुआ, और ये नए बच्चे इतना दूर हो गए हैं दीन से। तो ये है जनाब कोहोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आप खुद सोच लीजिए ये साइंस, इसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन अगर हो तो वो कितनी एक्यूरेट होगी। अब दूसरा फार्मूला देख लें। दूसरे फार्मूले को हम कहते हैं पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये क्या है? ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच है लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। और इसकी ज़रा डेफिनेशन सुनिए। ये कहती है एस्टिमेटिंग, दिस इज अ alternate approach which consists in estimating the average length, estimating the average length of life of a hypothetical cohort। यानी कि एक मफरूजे के ग्रुप के ऊपर, एक मफरूजे के ग्रुप के लाइफ एक्सपेक्ट, आपको सोचें ये साइंस है जिसके अंदर स्टडी शुरू यहां से हो रही है। मफरूजा एक फर्जी ग्रुप का उसको एक्सपोज किया जाता है, यानी कि फ्रॉम बर्थ से लेके डेथ तक, क्योंकि उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है। एक ग्रुप को उठा लिया जो एक पर्टिकुलर टाइम में पैदा हुए, 10 साल के ग्रुप उठा लिया कि जी ये 10 साल, यानी कि 60 की दिहाई के लोग, 70 की दिहाई के लोग, 80 की दिहाई के लोग, या आपने कहा 1980 में पैदाइश वाले लोग। अब आगे सुने क्या करते हैं वो। उसके बाद उस पर्टिकुलर दौर का जो ऑलरेडी एक और साइंस का फार्मूला चल रहा होता है जिसे मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, कि मौत की शरह क्या है उस पर्टिकुलर एज में, दौर में, या उस साल में, उस मोर्टेलिटी रेट को लगा के, फार्मूले को लगा के कि अच्छा इसमें से इतने लोग इस पे मर जाएंगे, उस रेट की बुनियाद के ऊपर एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ की निकाली जाती है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक अल्टरनेट अप्रोच कंसिस्ट इन एस्टिमेटिंग द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ हाइपोथेटिकल कोहोर्ट assumed to be exposed from birth through death to the mortality rates observed at that particular period। आप सोचें इसके अंदर कितने बात टरीफ हैं।
और मज़े की बात यह है, ये जो पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि इस दौर में पैदा होने वाले लोगों की, इसका मतलब है इस पर कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं है, सिवाय इसके कि इसके ऊपर मोर्टेलिटी रेट का फार्मूला लगा के उन्होंने एक्सपेक्टेंसी का जी इसमें से इतने लोग अगर मर गए हैं तो बाकियों की लाइफ कौन सी है, वो उनको स्टडी कर लेंगे जी वो कितने, उनकी लाइफ क्या होगी। और ये वो फार्मूला है जो किताबों में लिखा है, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मैट्रिक्स को बनाने के लिए। अब आप, ये साइंस है आपकी, जिसकी बेस पे आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी 75 हो गई, 80 होगी, 85 होगी, 90 होगी। तो भाई खुदाया, अगर आपको ये साइंस की लिमिट समझ आ गई है तो फिर अब आप इसको दोबारा रिव्यू करें। और जो मैंने बिलीफ के बारे में बात की है कि अगर ये हदीस है, यानी कि एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला यानी उनको डिवाइन नॉलेज, यानी कि कुदरत बजाते खुद एक डिवाइन नॉलेज दे रही है एक आदमी को, जिसको आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, उनके अल्फाज हैं कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान, क्यों हम उसको नहीं मानते और हम साइंसदान ए, साइंसदान बी, साइंसदान सी को मानते हैं। कितनी अजीब बात लगती है कि नहीं लगती? यानी कि जिसने बनाई दुनिया, उसके पास जो नॉलेज है जिसने बनाई, वो बता रहा है किसी शख्स को और वो हमें बता रहा है, हम उसकी बात को नाउज़ुबिल्लाह नहीं मानना चाहते। और हम वेस्ट में बैठे हुए किसी साइंसदान की, सो कॉल्ड सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की या पॉपुलेशन के स्टडीज़ करने वाले जो डेमोग्राफर्स होते हैं उनकी या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने वालों की बात हम मानना चाहते हैं। ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारा। तो अब आप खुद सोचें कि उसमें ये कहा गया है एवरेज, और अगर आपका बिलीफ ये है कि ये डिवाइन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवाइन नॉलेज आता था और इसमें लिख दिया गया 60-70, तो फिर आप थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा यार इसके मायने क्या होंगे। रिसर्च तो ये कहती है, या तो फिर आप रिसर्च को उल्टा कहेंगे या फिर आप उसको समझेंगे। तो भाई वो उम्मत की बात की जा रही है। आप सोचें 1445 साल गुजर चुके हैं, 1445 साल गुजर चुके हैं। ये जो कोहोर्ट की स्टडीज़ हैं ये 10-10 साल की ब्रैकेट की हैं, 5-5 साल की ब्रैकेट की हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उसमें ना नेशनैलिटी है, ना एज है, ना कोहोर्ट है। उन्होंने अपनी उम्मत का जिक्र किया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इसका मतलब आज 1445 आ गया, अगर क़यामत जो सी 1700 में आती है, 1500 में आती है, 1600 में आती है या 1450 में आ जाती है, तो वो थ्रू आउट उसकी पूरी उम्मत, जितने लोग पैदा हुए मुसलमान, जितने उस वक्त तक मर चुके होंगे, उन सब की एवरेज 60 और 70 के दरमियान है। तो शायद फिर आपको मेरी बात समझ आ जाए कि भाई वो उम्मत की बात कर रहे हैं और उम्मत की 1445 साल इस वक्त उम्र है, ड्यूरेशन है। और इतनी बड़ी साइंस, मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई फार्मूला जो हमारा आज स्टेटिस्टिकल या साइंस का फार्मूला है वो ये 1445 साल में क्रिश्चियंस की एवरेज एज को कोई फार्मूला निकाल के लगा सकें, क्योंकि उनके पास अब तो डेटा नहीं होगा। और अगर डेटा होगा तो आपको पता है लोग 30 साल की उम्र में मरते थे, 35 साल की उम्र में मर जाते थे, और फिर भी इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर कैसे स्टडी करेंगे। हाउ वुड यू डू इट, हाउ वुड यू नो? तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया है तो आप सोचें कि वो क्यों बताया है, क्यों बताया। अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो मुझे उसको समझना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उसको बैठा हुआ ये कहूँ जी ये तो साइंस की बात ना करें। तो प्लीज़ उसको समझें, बुरा ना बात को मानिएगा, और अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैंने आई फेल्ट ऑब्लाइज कि यार इस्लाम के बारे में ऐसे जब कमेंट्स आते हैं नई नस्ल की तरफ से, मेरा बड़ा दिल दुखता है। बेटा बात की जाती है तो सोच समझ के की जाती है। हम उन लोगों पे एतबार करते हैं जो खुद इंसान है, जो इंसान गलती का पुतला है। यानी कि हम मखलूक की बातों पे अमल करें और खालिक की बातों को भूल जाएं, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन चीज़ों के लिए जुल्म का वर्ड यूज़ किया कुरान पाक में, कि आप पैदा करने वाले को भूल जाएं। यानी कि टोयोटा गाड़ी बनाने वाला ये कह रहा है इसको ऐसे ना करना, वो ना, उसको आप छोड़ दें और आप किसी और आदमी की, मिस्त्री के, मैकेनिक की बात मानना शुरू करें, तो अजीब सी बात लगती है। तो इसी तरीके से जो कायनात बनाने वाला है उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह।